जब सामने वाले और दुनिया आपकी हार की उम्मीद कर रहे हो। बीजेपी ने कुछ ऐसा ही कर दिखाया है। छत्तीसगढ़ में 54 से ज्यादा यानी कि बहुमत से कहीं ज्यादा सीटें उसके पास आती नजर आ रही हैं। कांग्रेस जो कभी 75 पार का दावा कर रही थी 35 सीटों के आसपास सिमट गई है, मतलब दावे से आधी, उससे भी कम। ऐसे में आखिर क्या वजह रही कि बीजेपी ने धमाकेदार जीत दर्ज की है और क्या कारण रहे कि कांग्रेस सब कुछ अच्छा होते हुए भी हार गई? इसी पर करेंगे हम आज आपकी बात और इसके लिए आपको हम सुनाएंगे सबसे पहले कि जो बीजेपी के प्रभारी थे ओम माथुर, वो क्या कह रहे हैं इस जीत को लेकर, सुनिए। करता हूं और संगठन की भूमिका लेके ही मैं यहाँ आया था और निश्चित रूप से यहाँ आने के बाद संगठन को समझा, देखा, उनके साथ बैठा, उस आधार पर मुझे विश्वास था कि अगर मेरा कार्यकर्ता खड़ा हो गया तो जीत निश्चित है। मोदी जी का आशीर्वाद हमारे साथ था, मोदी जी की लोक कल्याण योजनाएं हमारे साथ थी और उसी आधार पर मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहा था मैंने कि पूर्ण बहुमत, ऐतिहासिक बहुमत से हम सरकार बनाएंगे। और आइए अब सुनते हैं कि बृजमोहन अग्रवाल ने क्या कहा है इस ऐतिहासिक जीत को लेकर। आपको बता दें, रिकॉर्ड मतों से जीते हैं वो, 60,000 से ज्यादा मतों से जीते हैं। कुछ दिनों पहले तक कहा जा रहा था कि उनकी सीट फंसी हुई है। आया है अब सरकार गुंडे, बदमाश, अतिक्रमणकारी इनकी खैर नहीं है। अब सरकार बुलडोजर चलाएगी। मोदी की गारंटी का कितना असर रहा? मोदी की गारंटी का कितना असर रहा? मोदी जी की गारंटी का 100% असर रहा है। और जो मोदी जी ने कहा कि महिलाओं को साल में 12,000 रुपए देंगे, 500 रुपए में गैस का सिलेंडर देंगे, बच्ची पैदा होगी तो 1.5 लाख रुपए देंगे, किसानों का 21 कुंटल धान 3100 रुपए में खरीदेंगे, उनको एक मुश्त अतिरिक्त पैसा दिया जाएगा, 2 साल का बोनस देंगे। ये भी बहुत बड़ा मोदी जी की गारंटी पे लोगों ने विश्वास किया। उधर कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा ने क्या कहा है इस हार को लेकर, यह भी सुनिए। जनक जरूर हैं ये नतीजे, लेकिन कांग्रेस पार्टी कभी हताश नहीं हुई। हमने चुनाव हारे भी हैं, जीते भी। हार कर फिर खड़े होना, यही बहादुर योद्धाओं का काम होता है। जो जीते हैं उन्हें हम बधाई देते हैं। आने वाले समय में हम उम्मीद करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार लोगों का पूरा ध्यान करे। और आइए अब सीधे रुख करता हूं दो खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ बाबूलाल शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार, जुड़े हुए हैं। हमें कुछ देर में रजनीश सिंह जी भी ज्वाइन करेंगे, विधायक बीजेपी के। और हमारे साथ हमारे एडिटोरियल डायरेक्टर मनोज सिंह बघेल भी जुड़े हुए हैं रायपुर से। बाबूलाल शर्मा जी, स्वागत करता हूं आपका। मैं सबसे पहले बाबूलाल शर्मा जी जानना चाहता हूं, ये जो परिणाम आया है इससे हम तो चौंक गए हैं। आपको क्या लग रहा है, आप ये चौंकाने वाला परिणाम है या ये बेहद चमत्कारित कर देने वाला परिणाम है बीजेपी के लिहाज से? देखिए, बीजेपी को तो ये आभास था, ऐसा उनका कहना है, लेकिन आम जनों पे देखें या सर्वे देखें, जितना भी एग्जिट पोल देखें, जितने भी बुद्धिजीवी लोगों ने तर्क दिए हैं, सबने जो है कांग्रेस की सरकार बनते हुए 55 सीट के साथ बताया था जी, और सारे फेल हो गए। और वो 55 सीट जो है लगभग जो है वो भारतीय जनता पार्टी को मिली, और जितनी सीटें भारतीय जनता पार्टी की मानी जा रही थी वो जो है कांग्रेस को मिल गई। उलट गया पूरा रिकॉर्ड, रिजल्ट ही उलट गया जी। तो ये परिस्थितियां क्यों बनी, ये मीमांसा और समीक्षा का विषय जरूर है। और पूरा विश्वस्त थे भूपेश बघेल स्वयं कि हमारी सरकार 60-65 सीटों से बनेगी, वो भी फेल हुआ। और किस तरह 35 सीटों पे सिमट गई, ये भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है। और 13 सीटों से कैसे 56 सीट तक पहुंची है, ये भी महत्वपूर्ण तथ्य है। इसमें जो है महतारी वंदन योजना का बड़ा काम और मोदी की गारंटी पर लोगों ने विश्वास किया। मैंने पहले भी कहा था कि मोदी की व्यक्तिगत गारंटी पर जनता विश्वास करेगी या कांग्रेस की घोषणा पत्र पर विश्वास करेगी,
ये मतदान जो है विश्वास के मत का होगा, इस पर विश्वास करती है। तो जनता ने मोदी के गारंटी पर विश्वास किया है और ये जता भी दिया है, ये संदेश भी दे दिया है कि मोदी पर आज भी लोगों को आस्था है व्यक्तिगत रूप से। और वो भविष्य के 2024 के चुनाव के लिए भी भारतीय जनता पार्टी को एक हथियार मिल गया कि 3 राज्यों की जनता ने हमको इस रूप में आशीर्वाद दिया है कि मोदी जी है तो सब कुछ ठीक है। तो इसलिए जो है ये महत्वपूर्ण विधानसभा के चुनाव महत्वपूर्ण होते हुए भी लोकसभा के लिए भी इशारा दे रहे हैं। ऐसा भारतीय जनता पार्टी जो है इसको स्ट्रेटेजी बनाएगी, रणनीति इसी तरह की बनाएगी। और निश्चित रूप से जो योजनाएं जो है दोनों की समान थी, लगभग समान थी, सिर्फ कर्जा माफ एक एक्स्ट्रा अलग इसका था, हेड था, लेकिन बाकी लगभग समान है। 19-20 का फर्क है। 21 क्विंटल धान खरीदना 3100 में खरीदना, 20 क्विंटल धान खरीदना 3200 में खरीदना, 1000 रुपए का फर्क था। और बाकी योजनाएं जो है वो बहुत महत्वपूर्ण कांग्रेस ने भी दी थी और मोदी जी ने भी दी थी, लेकिन मोदी जी पर लोगों ने विश्वास जताया है। निश्चित रूप से परिणाम उसी चीज के आए हैं। और बड़े बड़े दिग्गज मंत्री से जो नाराजगी लोगों को थी, ये सामने आई है बात कि लोगों को मंत्रियों के व्यवहार से, मंत्रियों के दैनंदिनी रोजमर्रा के निर्णयों से जो है उस सरोकार नहीं था, नाराज थे लोग। वो सारी चीजें सामने आई है। इसमें दिख रहा है कि लगभग मंत्री जो है वो हार गए। यहाँ तक कि टीएस बाबा साहब भी जो एक मजबूत प्रत्याशी माने जाते थे, अपने क्षेत्र के प्रमुख माने जाते थे, 14 सीटों पे प्रभाव रखते थे, वो भी वहां पर फेल हो गए, खुद भी हार गए। बिल्कुल। और एक बार मैं जरा पीसीआर से दरख्वास्त करूंगा कि ग्राफिक जरा फुल स्क्रीन दिखाइए, क्योंकि ये हम लोगों ने, हमारी टीम ने तैयार किए हैं जो संभावित कारण हो सकते हैं हार के। सिटिंग विधायकों के टिकट कटने से भितरघात हुआ है। कांग्रेस के हार के प्रमुख कारणों में हम ये देख रहे हैं, कांग्रेसी विधायक और मंत्रियों से कार्यकर्ताओं की नाराजगी थी, यह तीसरा कारण है। चौथा कारण है पीएससी घोटाले के, इससे युवा वर्ग और नए वोटर में नाराजगी थी। यह बात जो है, यह बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, क्योंकि यूथ वोटर बहुत ज्यादा था और लगातार नौकरी को लेकर के जो चीजें सामने आ रही थी उनमें घोटाले की खबरें आ रही थी। शराबबंदी और कानून व्यवस्था का मुद्दा, शराबबंदी से महिलाओं की नाराजगी। पिछली दफे बीजेपी से 10% ज्यादा वोट था और 11% महिलाओं ने ज्यादा वोट किया था कांग्रेस को, और कहा जाता है शराबबंदी उसके पीछे बड़ा रीजन थी। पीएम मोदी का चेहरा और मोदी की गारंटी, ये तमाम ऐसे 5 बड़े मुद्दे हैं जिनको हम कह सकते हैं कि ये बीजेपी की जीत के बड़े कारण बने हैं। महतारी वंदन योजना, हिंदुत्व के मुद्दे को जोर शोर से उठाया, तीसरा पॉइंट है ये 5 पॉइंट हम दिखा रहे हैं। मनोज जी, ये जो परिणाम आया है इसकी उम्मीद तो किसी ने नहीं की होगी, क्योंकि इतने दिग्गज और मंत्री हारे हैं। खुद टीएस सिंहदेव हार गए, 9 मंत्री हार रहे हैं। मतलब अगर किसी सरकार के करीब 80% मंत्री हार रहे हैं चुनाव, तो इससे यही साबित हो जाता है कि बहुत खराब काम हुआ है। लेकिन 5 साल तक हम देखते रहे कि छत्तीसगढ़ मॉडल की चर्चा पूरे देश में होती रही। ये विरोधाभास कैसे देखते हैं आप इसे? देखिए अभिलाष जी, इस बात की चर्चा हमने काफ़ी की थी कि निसंदेह भूपेश बघेल सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री हैं। जिस तरह से उन्होंने किसानों के लिए काम किया था और ग्रामीण विकास की दिशा में जो उनकी परिकल्पना थी और उस पर जो काम किया था, है ना, छत्तीसगढ़ी संस्कृति के लिए जो काम किया था, इन सब आधार पर जो है निश्चित तौर पर वो लोकप्रिय थे। लेकिन जो विधायक हैं और मंत्री हैं, उनके रवैये से, उनके व्यवहार से जो है वो न सिर्फ कार्यकर्ता बल्कि जो आम जनता है उसमें भी इसका असर दिखा। और यही वजह है कि 9 मंत्री चुनाव हार गए, जिसमें दिग्गज नेता टीएस सिंहदेव जो कि अंबिकापुर से चुनाव लड़ते हैं, अब तक अजेय रहे हैं। और हालांकि उनका व्यवहार बहुत अच्छा रहा है, सब कुछ रहा है। उनकी हार जो है जरूर उनकी हार से सब आश्चर्यचकित हैं कि ये कैसे हो गया। वो डिप्टी सीएम थे और इस बार सीएम बनने की बात भी जो है वो चुनावी विशेषज्ञ, राजनीतिक विशेषज्ञ कर रहे थे। तो टीएस सिंहदेव की हार का कारण जो है वो बिल्कुल समझ से परे है कि वो बड़े सौम्य और सरल व्यक्तित्व के थे, सबसे अच्छा व्यवहार भी करते थे, किसी तरह के दुर्व्यवहार की कोई शिकायतें नहीं आई। ये जरूर था कि उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाए जाने से सरगुजा के लोग, सरगुजा अंचल के लोग जरूर नाराज थे। ये बातें बार बार सामने आ रही थी। और दूसरा ये है कि मुख्यमंत्री और उनके बीच जो है सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, ये बातें भी सामने आई थी। और
एक बात ये भी कहा जा रहा था कि जो है चूंकि मुख्यमंत्री पद के लिए वो दावेदार थे, इसलिए कांग्रेस में आपस में जो है गुटबाजी के चलते एक पैरेलल शक्ति केंद्र जो है वहाँ पे खड़ा किया जा रहा था, जिससे टीएस सिंहदेव को नुकसान हो। तो मुझे लगता है ये एक बड़ा कारण है कि जो सत्ता संघर्ष के कारण जो कांग्रेस का एक वर्ग चाह रहा था कि टीएस सिंहदेव चुनाव हार जाए, जिससे मुख्यमंत्री पद पर किसी तरह की दुविधा न रहे आला कमान के पास और भूपेश बघेल ही मुख्यमंत्री बने। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि टीएस सिंहदेव की हार की एक बड़ी वजह जो है वो भीतर घात है और इसी के वजह से टीएस सिंहदेव हारे हैं। तो ये जो प्रमुख बातें थी वो ये था कि जो बड़े मंत्री, अभी मैं कई वरिष्ठ पत्रकारों से चर्चा कर रहा था, कुछ कांग्रेस के बड़े नेताओं से भी चर्चा कर रहा था, तो उनका ये कहना था कि भाजपा के पास कोई पॉजिटिव चीज़ें नहीं थी कि वो इतने कंफर्टेबल बहुमत से जीत जाए। कांग्रेस को आपस में ही लोगों ने एक दूसरे को निपटा के इस स्थिति पर ला दिया है। तो मोटे तौर पे जिस चीज़ की आपने चर्चा की कि हार के प्रमुख कारण मोदी की गारंटी, ये तमाम चीज़ें, युवा वर्ग में आक्रोश, महिलाओं में एक तरफा जो महतारी बंधन का चला, ये सब तो है ही है, लेकिन एक बड़ा कारण कांग्रेसी जो छत्रप थे जो अलग अलग इलाकों के, उनमें आपस में जो है समन्वय की कमी थी और उन्होंने एक दूसरे के लिए बहुत अच्छा काम नहीं किया और यही वजह है कि आपस में एक दूसरे को निपटाने से कांग्रेस इस स्थिति पर आ गई। जी बिल्कुल। बाबूलाल जी, देखिए अब चुनाव चूंकि हो गया, अब सवाल यह होता है कि आखिर प्रदेश का मुखिया कौन बनेगा, मुख्यमंत्री कौन बनेगा। डॉक्टर रमन सिंह के फेस को आगे रख करके चुनाव लड़ा नहीं गया। हालांकि ये छत्तीसगढ़ में नहीं, मध्य प्रदेश में भी ऐसा नहीं हुआ, राजस्थान में भी ऐसा नहीं हुआ। अब क्या स्वाभाविक तौर पर रमन सिंह पहली पसंद रहेंगे या कोई नया चेहरा, युवा चेहरा होगा, जैसे अमित शाह बोल रहे थे ओपी चौधरी जी को साथ लेकर प्रचार करते वक्त कि आप इन्हें जिता दीजिए, इन्हें बड़ा आदमी बनाने की जिम्मेदारी और गारंटी मेरी। मैं ये नहीं कहता, वैसे तो उन्होंने विष्णुदेव साय के क्षेत्र में भी यही चीज कही थी कि आप विष्णुदेव साय को जिता दीजिए, मैं इनको बड़ा आदमी बना दूंगा जी। वो एक अलग चीज होती है, लेकिन मेरा अनुभव ये कहता है कि पहली बार का जो विधायक होता है उसको सीधे मुख्यमंत्री बनाया जाए, ऐसा बहुत कम उदाहरण देखने को मिलेंगे और वो लायक हैं इस बात के विषय। मैं कहता हूं कि वो योग्यता उनके अंदर में है, प्रशासन की योग्यता से भरे हुए हैं। जैसे अजीत जोगी की स्थिति थी वैसे ही मैं जानता हूं कि उनमें प्रशासनिक पक्कापन जो है वो बहुत ज्यादा है। लेकिन मुझे लगता है कि रमन सिंह एकमात्र ऐसे जनता की पसंद मुझे दिखती है जो 15 साल चेहरे बने हुए थे और जो है कांग्रेस की सरकार इसलिए बन गई कि घोषणा पत्र उनका बहुत मजबूत था, ऐसा भारतीय जनता पार्टी हमेशा कहती आई है। तो ये भी मान सकते हैं कि आज भी रमन सिंह का चेहरा जो है पूरा लोकप्रियता के आधार पर भले ही उतना ना हो, लेकिन जाना पहचाना चेहरा जो है पूरे प्रदेश में है और बहुत से लोग ये चाहते हैं कि रमन सिंह मुख्यमंत्री बने और उनको देखना चाहते हैं। लेकिन कांग्रेस की तरह जो है भारतीय जनता पार्टी जो है वो दूसरे ढंग से चलती है। वो भारतीय जनता पार्टी हमेशा जो है नए प्रयोग करने की दिशा में चलती है। कहीं भी कोई भी चीज जो है कुछ भी कोई नया हो सकता है, अरुण साव भी हो सकते हैं और भी कोई हो सकते हैं, बाहर से भी आ सकते हैं जी। तो इसलिए जो है ये नहीं कहा जा सकता, प्रयोगधर्मी पार्टी होने के नाते भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कर सकती है, किसी को भी जो है मुख्यमंत्री का ये बना सकते हैं। और देखिए मैं आपको एक बात और कह दूं कि आपसी तालमेल की कमी ने जो है कांग्रेस को ये दिन दिखाया है और कांग्रेस को दुश्मन से कोई डर नहीं होता, कांग्रेस को अपने अंदर के लोगों से डर होता है जो सामने आया है। तीसरी चीज ये दिखती है, हार की जो स्थिति दिख रही है कि इनका जो योजनाएं थी बहुत शानदार थी, कोई उसका इनकार नहीं कर सकता कि योजनाएं खराब थी, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन, जो मैं हमेशा डिबेट में कहा करता था कि इम्प्लीमेंटेशन में अगर कमी होगी तो फिर निश्चित रूप से नुकसान होगा। और यही हुई है कि जो सिस्टम है, इसकी योजनाओं को जो जमीन तक पहुंचाने वाले सिस्टम है, गोठान को या गोबर खरीदी को जो भी है, उसमें जो है सिस्टम ने गड़बड़ी की है, सिस्टम ने कहीं न कहीं कोताही की है या धोखा दिया है, जो भी कह सकते हैं आप, जो भी नाम देते हैं उसको, उसमें नुकसान इनको कांग्रेस को पहुंचा है। ठीक है, हमारे साथ इस वक्त रजनीश सिंह साहब जुड़ चुके हैं, बीजेपी से वरिष्ठ नेता विधायक। बहुत बहुत स्वागत करता हूं रजनीश जी आपका हमारे इस खास डिबेट में। रजनीश जी, बहुत सारी शुभकामनाएं ले लीजिए हमसे और ये बता दीजिए दर्शकों को जरा कि भाई ये अप्रत्याशित जीत कैसे हो गई, क्योंकि अपरोक्ष रूप से जब हम बात करते थे अनऑफिशियली, अनौपचारिक तौर पर, तो ये कहा जाता था कि बीजेपी जीतेगी। अगर बहुत ज्यादा उम्मीदें करके भी बोलते थे तो
50 तक ही बोला जाता था, 54 तक सीट आप लेकर आ रहे हैं, क्या कहेंगे? जी धन्यवाद, आपने बधाई दी, इसके लिए पूरे छत्तीसगढ़ की जनता के प्रति आभार व्यक्त करते हुए अभी देखिए इसमें जो विषय आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जीत, मैं आपके भी चैनल में कई बार बैठा हूं जी, और लगभग सभी चैनलों में आदरणीय बाबूलाल जी हैं, उनके साथ भी बहुत सारे अनुभवी हैं, उनके साथ बैठा हूं और हमेशा ये कहते रहा हूं कि ये सरकार लोकप्रिय सरकार नहीं है। हर बार कहा हूं मैं, अभी कुछ दिन पहले 4 दिन पहले का जो डिबेट था उसमें भी आदरणीय शैलेश नितिन त्रिवेदी जी बैठे थे, उनको भी मैंने कहा था कि ये लोकप्रिय सरकार नहीं है और 55 प्लस आएगी। मैं 3 तारीख को यदि बुला लीजिए आपके चैनल में, मैं आज और इसके पीछे कारण आदरणीय बाबूलाल जी ने बताया है कि ये सरकार देखिए अंतर्द्वंद से घिरी हुई सरकार थी। मंत्रियों के पास, मैं तो विधायक रहा हूं ना, अभी हूं विधायक फिलहाल, जब तक कि नोटिफिकेशन ना हो जाए, तो मैं 5 साल इनके कार्यकाल को बहुत नजदीक से देखा हूं कि मंत्री लोग क्या क्या कर पा रहे थे। हमको तो छोड़ दीजिए, हम तो विपक्ष के विधायक थे, इनके जो 59 और बाद में 71 विधायक हुए, उनकी दुख पीड़ा को मैं सुनते रहता था, बातचीत होती रहती थी और इनके कार्यकर्ताओं का, तो मैं उस समय से लगातार ये बोलते आ रहा हूँ कि ये सरकार लोकप्रिय सरकार नहीं है, सिर्फ अपना विज्ञापन की सरकार है। और छत्तीसगढ़ के लोगों के साथ जो इन्होंने इतनी बड़ी धोखा किया, जो वादे किए थे उसमें किसी प्रकार का काम नहीं किया, लॉ एंड ऑर्डर, भ्रष्टाचार, अवैध वसूली, युवाओं के साथ छल, माताओं बहनों के साथ छल, तो ये मेरे को कोई इसमें आश्चर्य नहीं है। और मेरा 1 साल का तमाम जो डिबेट है, चाहे विधानसभा में हमने जो बात बोला है, तो उसमें ये बात को मैं बार बार बोला था कि ये सरकार जाएगी जाएगी जाएगी, और छत्तीसगढ़ की जनता ने वही इनको सबक सिखाया है। इनके मंत्री का हारने के कारण जो मेरे को समझ में आता है, कोई काम किसी का कर नहीं पाए, एक छत्र राज चल रहा था एक दूसरे को नीचे दिखाने के लिए, और इसके कारण मंत्रियों के खिलाफ इन्हीं के कार्यकर्ता नेता नाराज थे, जनता नाराज थी, और इस कारण इनको ये दिन देखना पड़ा है। ठीक है, मनोज जी आपके पास आता हूं। मनोज जी देखिए, अब बीजेपी में भी चूंकि सीएम पद को लेकर के बहुत बात होगी, हालांकि बीजेपी में अच्छी बात ये होती है कि अनुशासन बड़ा होता है बीजेपी में, और अब तो जिस तरह से जबरदस्त जीत हुई है, कोई भी नेता आला कमान की नाराजगी मोल लेना नहीं चाहेगा। क्या आपको लगता है कि बीजेपी कोई प्रयोग करने जा रही है, या अपने परंपरागत चेहरे रमन सिंह के साथ ही आगे बढ़ेगी? क्या कहता है आपका अनुभव? देखिए अभिलाष जी, मुझे लगता है कि आने वाले मई जून में लोकसभा के चुनाव हैं, और जिस तरह से छत्तीसगढ़ की परिस्थितियां हैं, जिस तरह से भाजपा को सफलता मिली, खासतौर पे मैं जिक्र करना चाहूँगा आदिवासी बहुल सरगुजा और बस्तर में। सरगुजा में 14 की 14 सीट जो है भाजपा को आई है, वो आदिवासी बहुल इलाका है। दक्षिण में बस्तर की जो 12 सीटें हैं, 12 में से 8 सीटें भाजपा ने जीती हैं। आदिवासी सीटों पे अभूतपूर्व समर्थन दोबारा जो है भाजपा के प्रति दिखा है। तो मुझे लगता है कि इस बात पे जरूर जो भाजपा आला कमान है इस बात को अपने विचार विमर्श में लेगा कि इतने बड़े पैमाने पे आदिवासियों का साथ मिला है, तो यदि वो आदिवासी मुख्यमंत्री के पक्ष में जाएंगे तो उनके लिए सबसे अच्छा नाम विष्णुदेव साय का नाम होगा, जो केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, सीनियर हैं, लीडर हैं। इसके अलावा रामविचार नेताम, सरगुजा इलाके से बात करें तो रामविचार नेताम का नाम आता है। तो यदि वो आदिवासी चेहरे पे जाएंगे तो ये 2 मजबूत नाम हैं। इसके अलावा पूरे देश में जिस तरह से ओबीसी की राजनीति चल रही है, जाति जनगणना की बात हो रही है, लोकसभा चुनाव में भी राहुल गांधी ने जिस तरह से जाति जनगणना को मुद्दा क्रमशः बनाया है, लगातार वो इस बात पर अड़े हैं। यहाँ पर भी भरोसे की गारंटी का जो कांग्रेस के घोषणा पत्र में इस बात को जातिगत जनगणना कराने की बात कही थी, और आने वाले दिनों में भी इस मुद्दे पर मुझे लगता है कि कांग्रेस इसको लगातार आगे लेके जाएगी। तो यदि इस तरह की कोई संभावना दिखती है, और ओबीसी चूंकि प्रदेश में 50% ओबीसी वोटर हैं, ओबीसी जनसंख्या है, तो उसको देखते हुए यदि ओबीसी चेहरे पे जाती है तो स्वाभाविक तौर पे अरुण साव जो है वो नंबर 1 दावेदार होंगे। चूंकि प्रदेश अध्यक्ष थे वो भाजपा के, और विपक्षी पार्टी का जो प्रदेश अध्यक्ष होता है वो स्वाभाविक तौर पर दावेदार होता है, तो उनके नामों पर विचार हो सकता है। और जैसा आपने कहा ओपी चौधरी, चूंकि वो 13 साल आईएएस अधिकारी के रूप में काम कर चुके हैं, प्रशासनिक अनुभव है, एक
युवा और मजबूत लीडर हैं और अच्छे ओबीसी वर्ग से आते हैं, बड़े चेहरे हैं, और जिस तरह से अमित शाह ने उनको बड़ा आदमी बनाने को कहा है, तो एक दावेदार के रूप में मैं उनको भी देखता हूं। इसके अलावा स्वाभाविक तौर पे चूंकि 15 साल का सरकार चलाने का अनुभव डॉक्टर रमन सिंह का है और एक सौम्य और साफ सुथरे चेहरे हैं, तो उनके नाम पर भी विचार किया जा सकता है। लेकिन बहुत सारे राजनीतिक विश्लेषकों से मेरी बात हुई अभी नतीजों के बाद, तो इस बात की संभावना अधिकांश लोग कम मान रहे हैं कि डॉक्टर रमन सिंह को फिर से मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। अब देखना होगा, कल विधायक दल की बैठक संभावित है जी, उसमें किन किन बिंदुओं पर विचार विमर्श होता है और आला कमान इस संबंध में क्या निर्णय लेता है। रजनीश जी, क्या चेहरा बदला जाएगा? क्योंकि आप लोगों ने संगठन में तमाम लोग बदल दिए और कहते हैं कि 15 साल बहुत होते हैं, एक चेहरे को आपने दिए और अब जाहिर सी बात है बीजेपी में भी पीढ़ी परिवर्तन का वक्त आ चुका है, तो क्या आपको लगता है स्वाभाविक तौर पर बीजेपी नए नेतृत्व को जगह देगी? भारतीय जनता पार्टी हमेशा इनका हमारा संगठनात्मक ढांचा है और उसमें विधायक दल की बैठक होगी, हमारे वरिष्ठ लोग सब रहेंगे और जो विधायक दल से चुन के आएंगे उन्हीं को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। और जैसे कि आदरणीय मनोज जी ने कहा, बाबूलाल जी ने कहा, भारतीय जनता पार्टी में एक से एक हमारे वरिष्ठ नेता हैं जो छत्तीसगढ़ का मार्गदर्शन किए हैं, मार्गदर्शन कर सकते हैं। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी में कहीं कोई ये दिक्कत नहीं आने वाली है। सब मिलजुल करके आम सहमति से भारतीय जनता पार्टी, हमारे वरिष्ठ नेता जो हमारे संसदीय दल हैं, उनके द्वारा ये चयन कर लिया जाएगा। ठीक है, अंतिम सवाल मैं ले लेता हूं बाबूलाल शर्मा जी आपसे एक छोटा सा सवाल। मेरा सवाल यही है कि क्या लगता है सीएम पद की जब चयन होगा, उसको चुना जाएगा, तो कास्ट फैक्टर इंपॉर्टेंट रखा जाएगा या फिर आला कमान के भरोसेमंद लोग हैं उन्हें तलाशा जाएगा, या संगठन में जिसकी अच्छी पैठ है, आदिवासी चेहरा, कौन से पैरामीटर्स हो सकते हैं? देखिए, मैं जहां तक समझता हूं, मैं मनोज भाई के एक बात से सहमत हूं कि ओबीसी चेहरा और आदिवासी चेहरे पर अगर बात हुई तो विष्णुदेव साय और अरुण साव का नाम जो है वो सामने आ सकता है। और ओपी चौधरी के बारे में मैंने बताया, प्रशासनिक अनुमतों वो कम नहीं है, लेकिन पहली बार के विधायक को मुख्यमंत्री सीधा बना दिया जाएगा, ऐसा जरा उम्मीद कम लगती है। अभी तक ऐसा उदाहरण देखने में नहीं आया जी। जहां तक डॉक्टर रमन सिंह का देखा जाए तो डॉक्टर रमन सिंह विपक्ष की तरह मंत्रिमंडल में तो जाएंगे नहीं, मुख्यमंत्री रह चुके हैं, तो उनकी भूमिका आखिर क्या होगी, ये एक बड़ा प्रश्न रहेगा। तो भूमिका आखिर रमन सिंह की क्या रहेगी? तो मुझे लगता है कि रमन सिंह भी एक बड़ा चेहरा, बड़ी दावेदारी रखते हैं अपनी। अब ये निर्णय जो है वास्तव में देखा जाए तो वो हाईकमान की नजर से होगा, और हाईकमान ने, मैं समझता हूँ, अभी तक तो निर्णय ले लिया होगा कि किसको मुख्यमंत्री बनाना है, और ये आंतरिक बातें जो है 1-2 दिन के अंदर सामने आ जाएंगी और निश्चित रूप से एक बेहतर चेहरा जो है भारतीय जनता पार्टी देने का प्रयास करेगी, क्योंकि मोदी की गारंटी को पूरा करने का प्रश्न है। तो मोदी की गारंटी को पूरा करने के लिए एक सक्षम चेहरा जो है वो सामने लाएगी। बिल्कुल। तो रजनीश जी, आपको शुभकामनाएं देंगे इस वादे के साथ कि जिस तरह से आप लगातार न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर आकर दर्शकों के सामने विपक्ष की भूमिका निभाते रहे, विपक्ष के नाते जनता से जुड़े सवाल उठाते रहे, अब वो सत्ता पक्ष में रहते हुए भी वो वक्त आप देते रहेंगे जनता के सवालों, उनकी परेशानियों से। जब भी हम आपको रूबरू कराएंगे, आप उनके हल के लिए प्रयास करते रहेंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं लीजिए रजनीश जी हमसे। आप रजनीश जी का लगता है संपर्क टूट गया, लेकिन साथ ही साथ मनोज जी बघेल जी आपका भी शुक्रिया, बाबूलाल शर्मा जी आपका भी मैं बहुत शुक्रिया अदा करूंगा, क्योंकि देखिए छत्तीसगढ़ की सियासत में जिस कदर परिवर्तन आया है वो वाकई में काबिले तारीफ बीजेपी के लिए हो जाता है। बहुत चौंकाने वाले परिणाम कांग्रेस के लिए हैं, लेकिन लोकतंत्र का यही तकाजा है, आज जो रंग है कल वही राजा है। बहुत बहुत शुक्रिया, दर्शकों का भी नमस्कार।